शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली आज छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। वैसे एक बार आणविकता वाला कॉन्सेप्ट और अभिक्रिया की कोटि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। उसके बाद लास्ट में समय रहा तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ताप गुणांक के बारे में। सबसे ज़्यादा आईएमपी क्या है आपका, छद्म कोटि की अभिक्रिया परिभाषा विद एग्जाम्पल आता है, और दूसरा आता है आपका ताप गुणांक, या ऐसा भी आ जाता है कि मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया के वेग में कितना गुना बढ़ोतरी हो जाता है, तो तुम लोगों को बताया था कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। कितना हो जाता है, 2 गुना। उसी को फॉर्मूला के रूप में दिखाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ताप गुणांक। लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लिख ले रहा हूँ, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं हम लोग छद्म एकाणुक अभिक्रिया। छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, क्लियर है। या इसी का एक और नाम है आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होता है इस अभिक्रिया में, ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया रहता है तो उसमें उपस्थित जो अभिकारक अणुओं के सांद्रता का घात का योगफल होता है, उसको क्या बोल देते हैं, अभिक्रिया की कोटि, या उसी को क्या बोल देते हैं, आणविकता। यह अभिक्रिया कैसे है, ध्यान समझना। 2 अभिकर्मक लेंगे, ठीक है, जैसे 2 अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक ए है और दूसरा अभिकर्मक क्या है, बी, और ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। इसमें क्या होगा, एक का सांद्रता अधिक रहेगा, एक का सांद्रता क्या रहता है, अधिक, और एक का सांद्रता क्या रहता है, कम। तो इसको देख करके क्या लग रहा है हमको, आर समानुपाती 1 का घात 1 और बी का घात 1, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया लग रहा है। लेकिन जिसका सांद्रता अधिक रहता है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को निर्धारित नहीं करता, दर को निर्धारित नहीं करता। तो अभिक्रिया की कोटि हमको कैसा प्रतीत होगा, यदि एक सोनी का रहता केवल बी भस्म होकर रहे तो कैसे लग रहा है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, क्लियर है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आभासी एकाणुक अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं लेकिन एक अणु का सांद्रता बहुत अधिक रहता है और एक अणु का सांद्रता बहुत कम रहता है, तो जिसका सांद्रता अधिक रहता है, ठीक है ना, जिसका सांद्रता अधिक रहता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता, जिसके कारण हमको अभिक्रिया की कोटि क्या प्रतीत होती है, 1। क्या प्रतीत होती है, 1। और इसी को बोलते हैं हम लोग छद्म एकाणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे C12H22O11 है और इसमें क्या डाल रहा हूँ मैं, पानी डाल रहा हूँ। ये सुक्रोज है, उसमें पानी डाल रहा हूँ। पानी जैसे ही डालूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और किसमें, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में हो गया और फ्रक्टोज में। पानी का मात्रा अधिक है जी, पानी का मात्रा क्या है, अधिक, और इसका मात्रा क्या है, कम। तो इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखूंगा तो R बराबर K इंटू H2O का घात 1 इंटू C6H12O11, सॉरी C12H22O11, ऐसा होता ऐसा। लेकिन जिसका मात्रा अधिक रहता है उसका कोई मतलब है क्या, नहीं। अभी कुछ देर आपको पहले बताया था, जैसे कि मैं एक गिलास दूध लेता हूँ और एक गिलास क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। दूध ले लिए और क्या ले लिए, पानी। दूध का सांद्रता बढ़ाओ बोलूँगा तो दूध का सांद्रता बढ़ाना है, मतलब उसको गर्म करते जाओ, उसका पानी वाष्पशील होते जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, मतलब वो गाढ़ा हो गया। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। दूध का तनुता बढ़ाओ, पानी मिला दो, दूध का तनुता बढ़ जाएगा। लेकिन पानी के साथ करो तो क्या पानी का सांद्रता और तनुता बढ़ाया जा सकता है क्या, नहीं। गर्म करोगे तो भी वही पानी है, पानी मिला दोगे तो वही पानी है। जल का अलग ही प्रॉपर्टी है ना, मतलब पानी का सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यदि इसका अधिक मात्रा ले रहे हो तो ये क्या अभिकारक के वेग के स्पीड, अभिकारक के वेग को या स्पीड को क्या प्रभावित कर सकता है क्या, नहीं, प्रभावित नहीं करेगा। तो ये लिखाएगा क्या इस समीकरण में, नहीं लिखाएगा। तो देखो क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, R बराबर K C12H22O11। केवल एक अभिकारक अणु के ऊपर क्या कर रहा है, वेग निर्भर कर रहा है, केवल एक के ऊपर निर्भर कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। 100 बात का एक बात इसमें हमेशा याद रखना है कि एक का मात्रा अधिक रहेगा और एक का मात्रा कम। जिसका मात्रा अधिक रहता है वो अभिक्रिया की कोटि में योगदान नहीं देता है, तो आपको अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रतीत होती है। इस कारण इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। वास्तविक रूप में 2 भाग ले रहे हैं ना, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है, एक। इस कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। छद्म मतलब समझ रहे हो ना, वेश धारण करना,
ठीक है, छद्म आवरण बनाया है करके बोलते हो ना, जैसे कि मारीच बनाया था, ठीक है, हिरण का रूप धारण कर लिया था ना, ठीक है, तो वो क्या है, छद्म रूप धारण करना, छल करना। तो छद्म एकाणु का अभिक्रिया, वास्तविक में वो एकाणु का अभिक्रिया है क्या? नहीं, लेकिन हाँ ध्यान से समझना, इसको हम लोग शो कैसे करेंगे कि ये एकाणु का अभिक्रिया है। यहाँ तक समझ आया? एक एग्जाम्पल क्लियर है। इसको शर्करा का प्रतिपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्करा का प्रतिपन। पहला एग्जाम्पल शर्करा का प्रतिपन, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, ये वाला तो हो गया भाई, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखो, हम लोग ले लिए CH3COO C2H5, इसका मात्रा है कम और इसको हम लोग डाल रहे हैं किसमें? जल में, H2O में, जिसका मात्रा क्या है? अधिक है, जिसका मात्रा क्या है? अधिक। वही फिर से रिएक्शन होगा, क्या हो जाएगा? H2O कैसे टूटता है? H+ और OH माइनस, तो ये बना देगा CH3COOH प्लस C2H5OH। क्लियर है ना? CH3COO और इसका एक H आकर जुड़ गया और इसमें C2H5OH। अब हमको क्या लग रहा है कि R समानुपाती होगा क्या? CH3COO C2H5, इसका घात 1 और H2O का घात 1, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसका मात्रा क्या है? अधिक, तो इसको लिखोगे क्या? नहीं। तो अभिक्रिया की कोटि फिर से कैसा प्रतीत हो रहा है? प्रथम कोटि की तरह दिखाई दे रहा है। इसी को ही हम लोग बोल देंगे क्या? छद्म एकाणु अभिक्रिया। समझ आया कि नहीं? तो दोनों को विथ एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल याद रखना है ना, पेपर में आ जाएगा। ये अभिक्रिया दे दिया रहेगा, एक का मात्रा अधिक है, एक का मात्रा कम है, तो कौन सी प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है? तो क्या बोलोगे? छद्म एकाणु का अभिक्रिया। क्या है? छद्म एकाणु का अभिक्रिया। दोनों एग्जाम्पल के बाहर का कुछ आएगा क्या? नहीं। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की आणविकता। वैसे कल मैं आप लोगों को अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है बोला था? 2 प्रकार का। एक होता है प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया, बताया था मैं। एक तो होता है प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया, और एक होता है आपका कौन सा अभिक्रिया? जटिल अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया होता है? जटिल अभिक्रिया। प्रारंभिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जो कि केवल एक पद में पूर्ण हो जाता है। क्लियर है ना? जो कि केवल एक पद में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, जो संतुलित रहता है, जिसको संतुलन करने की जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। जितना अणु भाग लिया उतना ही उसका आणविकता रहता है। जितने अणु भाग लेते हैं वही उसकी क्या होती है? आणविकता। वही उसकी क्या होती है? आणविकता। जैसे कि 2HI है, ये टूट करके H2+ I2 बना रहा है, तो इसके लिए R समानुपाती HI का घात कितना लिखूंगा मैं? 2। जो 2 के 2 अणु हैं वही उसका आणविकता है और वही उसका अभिक्रिया का क्या है? कोटि है। क्लियर है कि नहीं? एक ही पद में कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि एक पद में कंप्लीट ना होकर के क्या होंगे? बहुत सारे पद में कंप्लीट होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? जटिल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? जटिल अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? बहुत सारे पद या अनेक पद में पूर्ण होते हैं। अनेक पद में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। अनेक पद में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रहता, पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रहता, पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रहता है। और आणविकता का निर्धारण करना क्या है? कठिन है। इसको देख करके तुम लोग आसानी से बता दोगे कि हाँ ये कौन सा अभिक्रिया है करके, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है करके। एक ही पद में है तो जी फटाक से, लेकिन जब बहुत सारा पद रहेगा, एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, ठीक है, तो तुम लोग निर्धारित नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो आणविकता ज्ञात करना क्या रहेगा? कठिन रहता है। ज्ञात करना क्या होता है? कठिन होता है। अभिक्रिया का आणविकता ज्ञात करना क्या हो जाता है? आपका कठिन होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो एक होता है आपका प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया, और एक होता है जटिल अभिक्रिया। प्रारंभिक अभिक्रिया जो एक पद में संपूर्ण हो जाता है, जटिल अभिक्रिया जो बहुत पद में होता है, जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसको यानी ध्यान देना, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये संतुलित रहते, संतुलित नहीं रहता। इसका आणविकता आसानी से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसका आणविकता आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। अब आणविकता चिल्ला रहे हैं, तो ये आणविकता क्या होता है? कुछ दिन पहले ही पढ़े थे। क्या पढ़ा था? ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता का घात का जो योगफल होता है, ठीक है ना, अभिकारक की सांद्रता का घात का जो योगफल होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आणविकता। क्या बोल देते हैं? आणविकता। ठीक है, क्या बोल देते हैं? आणविकता। क्या बोला हूं मैं? जैसे कोई रिएक्शन है A+B, वो उत्पाद बना रहा है, कुछ क्या बना रहा है? उत्पाद। तो इसका A मोल है और इसका B मोल है। वेग समीकरण लगाओगे, R समानुपाती A का घात A, B का घात B,
तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो घात का योग है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आणविकता। क्या बोल देते हैं, आणविकता। एग्जाम्पल ले क्या, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। 2HI है, वो टूटा और क्या बना है, H2 प्लस I2। तो R समानुपाती HI का घात कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आणविकता कितना है बोलूँगा मैं, 2 है। आणविकता कितना है इसका, 2। जैसे एक और रिएक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, 2FeCl3 है और वो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, SnCl2 के साथ। अरे बना दिया 2FeCl3 है ना, 2FeCl2 प्लस SnCl4, क्या बना दिया, SnCl4। क्लियर है। अब यहाँ पास देखो 2 और 1, कुछ नहीं है, मतलब सामने में कितना है, 1। तो R समानुपाती FeCl3 का घात कितना आ जाएगा, 2, और SnCl2 का घात कितना है आपका, 1। तो 2 और 1 3। तो इसका आणविकता कितना आ गया, 3। कितना आ गया इसका आणविकता, 3। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसका आणविकता 2 आ गया, इसका आणविकता कितना आ गया, 3 आ गया। कोई और ऐसी अभिक्रिया दे रहूँगा, उसका आणविकता कितना हो सकता है आपका, 1 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि NH4NO2 है, NH4NO2 है, वो टूट गया। कैसे टूटा, NH3 में टूटा और HNO2 में टूटा। तो यहाँ पर देखो R समानुपाती क्या हो जाएगा, NH4NO2, ऐसा करके हुआ। तो घात कितना लगा, केवल 1। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसका आणविकता कितना है, 1 है। आणविकता कितना है, 1 है। आणविकता 1 है तो एक अणु का अभिक्रिया, 2 है तो द्विअणु और 3 है तो त्रिअणु का अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल याद रखना। क्लियर है, कैसे कैसे निकाल सकते हो। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाए, आणविकता भी जान डालें। क्या क्या पढ़ लिया अभी। सबसे पहले छद्म एकाणु अभिक्रिया क्या होती है विथ एग्जाम्पल। दूसरा क्या पढ़ लिया हम लोग, प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। तीसरा पढ़ लिया हम लोग कौन सा टॉपिक, आणविकता। क्या पढ़ लिए, आणविकता। अब उसके बाद ये जो जटिल अभिक्रिया है ना, उसमें क्या बोला हूँ मैं, बहुत सारे पदों में कंप्लीट होता है बोला हूँ। क्लियर है। और जटिल अभिक्रिया का आणविकता ज्ञात करना रहता है क्या, थोड़ा सा कठिन। जैसे कि एक जटिल अभिक्रिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, 4HBr है और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और बना दिया 2Br2 और अलग हो गया क्या, 2H2O। क्लियर है। आपको क्या लग रहा है, 4 और 1 5 अनुभाग लिया होगा। कितना अनुभाग लिया होगा, 5। और 5 अनुभाग लेकर के आणविकता का डिसाइड कर रहे होंगे। लेकिन याद रखना, आणविकता का मान जितना कम होता है, आणविकता का मान जितना कम होता है, अभिक्रिया उतना तेजी से होता है। ठीक है। आणविकता का मान बढ़ते जाएगा, मतलब वो अभिक्रिया होने का चांसेस क्या है, बहुत ही कम होता है। समझा सकता हूँ। जैसे देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें केवल A प्लस B है, ठीक है, और उससे क्या बनता है, उत्पाद। और मैं बोला कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब कोई एक के ऊपर बस निर्भर कर रहा होगा। तो R समानुपाती A का घात 1 है, B को ऊपर निर्भर कर ही नहीं रहा, तो उसको लिखूंगा क्या मैं, नहीं। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारा A का अणु है। किसका अणु है, बहुत सारा A का अणु है। तो A का अणु है और B का अणु है। मान लो इस अभिक्रिया में केवल A ही बस भाग ले देता तो भी उत्पाद बन सकता था। A भी बस भाग ले सकता था तो भी उत्पाद बन सकता था। यानी कि जब A का अणु टकराता होगा आपस में तो उत्पाद बनता होगा। मान लो कोई अभिक्रिया में A भी भाग ले रहा है और B भी भाग ले रहा है, मतलब टक्कर अब किसका किसका होगा, A और A के अणुओं के मध्य में भी टक्कर हो सकता है, B और B के अणुओं के मध्य में भी टक्कर हो सकता है। लेकिन उत्पाद कब बनेगा, जब A और B के अणुओं में मध्य में टक्कर होगा तभी क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा बोल रहा हूँ, देखो एक बर्तन है ना, ऐसा 3 ठो बर्तन दिया, इसमें केवल A अणु जब टक्कर मारेगा तो उत्पाद बनेगा। केवल एक अणु है तब। मान लो A और B दोनों टक्कर मारेंगे तब उत्पाद बनेंगे इसमें। और इसमें A प्लस B प्लस C तीनों अणु टक्कर मारेंगे तब जाकर के उत्पाद बनेगा। क्लियर है। चलो, इसमें केवल अणु कौन सा है, A है, तो A अणु को टकराएगा आराम से, क्योंकि यही अणु बस है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उत्पाद क्या रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा बनेगा। दूसरा, इसमें A अणु भी है और B अणु भी है, तो ध्यान दो, A का बीच में टक्कर भी होगा, B के बीच में भी टक्कर होगा, और लास्ट में किसके मध्य में टक्कर होगा, A और B। उत्पाद बनेगा किसमें, A और B से बनेगा ना। मतलब 2 ठो टक्कर क्या हो गया, वेस्ट। क्या है, वेस्ट। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास उत्पाद जितना ज़्यादा बनना चाहिए उतना बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा टक्कर और हो रहा है ना, फालतू छाप काम भी हो रहा है। यहाँ पास A का टक्कर भी हो रहा है, B का टक्कर हो रहा है, फिर आणविकता बढ़ा। चलो, मतलब एक अणु भी है
बी का अणु भी है, और एक तीसरा बना देता हूँ, किसका अणु है यहाँ पास, चलो सी का भी अणु है। क्लियर है, किसका अणु है, सी का। यानी कि ए से भी टकरा सकता है, ए बी से भी टकरा सकता है, समझ आ रहा है ना, ए सी से भी टकरा सकता है। वैसे ही बी रहेगा वो ए से भी टकरा सकता है, बी से टकरा सकता है, बी सी से टकरा सकता है, और सी वाला है वो ए से टकरा सकता है, सी बी से टकरा सकता है, और सी से टकरा सकता है। लेकिन हमारा जो उत्पाद है वो कब मिलेगा, जब ए बी और सी तीनों टकराएंगे तभी मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इतना सारा टक्कर वेस्ट हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब आणविकता यदि बढ़ते जाएगा तो उत्पाद का मात्रा क्या होते जाएगा, कम। इस कारण अधिकांश अभिक्रिया या तो शून्य कोटि होगा, या तो प्रथम कोटि होगा, या तो द्वितीय कोटि होगा। उससे ज्यादा होने का कोशिश करो, देखो कितना जटिल हो रहा है। मतलब आणविकता बढ़ने पर उत्पाद बनने की प्रायिकता क्या होती जाती है, कम। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, आणविकता बढ़ने पर उत्पाद प्राप्त होने की प्रायिकता कम होते जाती है। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। क्योंकि यदि आणविकता कम है तो प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होगी, मस्त कम होगी, उत्पाद आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फालतू देखो इसमें तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा आणविकता यदि बढ़ेगा तो। समझ आया, आगे बढ़ जाऊँ क्या। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए, जटिल रासायनिक अभिक्रिया के लिए। किसके लिए, जटिल रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अब यहाँ पर देखो 4 HBr है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और 2Br2 + 2H2O का निर्माण करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया जितना आसानी से तुमको दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये रहेगा इसमें कि HBr जो है वो अभिक्रिया करेगा, ध्यान दो, HBr है वो अभिक्रिया करेगा किसके साथ, O2 के साथ। क्या बनाएगा, ध्यान दो, दो ठोक ऑक्सीजन है, HOOBr, ये बनाया, क्या बनाया, HOOBr। उसके बाद ये HOOBr है वो फिर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, HBr के साथ, क्योंकि टोटल कितना HBr है हमारे पास, 4। कितना है, 4। फिर क्रिया किया, अब क्या बनाएगा, 2HBrO, क्या बना दिया, 2HBr और 2 ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन। क्लियर है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये HBrO है, एक ठोक HBrO, फिर से एक HBr के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पास का Br और यहाँ पास का Br आपस में अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, 2Br, क्या बना देगा, 2Br, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, Br2, क्या बोल सकते हो, Br2। और वैसे ही यहाँ पास ये H और O और ये H क्या निकल गया, H2O। चूँकि यहाँ पास एक ठोक अणु को लिया हूँ मैं, कितना अणु को लिया हूँ, एक अणु को लिया हूँ ना, 2 में से, तो एक ठोक और अणु को लूंगा तो वही एक और Br2 बनेगा और एक और H2O बनेगा। तो लास्ट में मेन उत्पाद कितना मिला, 4Br2, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, हाँ 4 ठोक है ना, तो 2Br2 प्लस कितना H2O मिल गया, 2H2O। समझने का कोशिश किए क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो 4 HBr क्रिया करेगा कितने के साथ, ऑक्सीजन के साथ। 4 HBr में से एक का क्रिया अभिक्रिया, दोनों ऑक्सीजन को लिख दिया, ऐसे हो गया। फिर एक और HBr को फिर उठाया, फिर लिख दिया, बन गया। उसके बाद 2 HBr हुआ, फिर एक HBr के साथ क्रिया किया इसका, समझ आ रहा है कि नहीं, तब बन गया क्या, Br2 + H2O। ऐसी एक और अणु का अभिक्रिया होगा, 2 ठोक है ना, तब जाकर के ये बना। तो देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस रहता है HBr + O2 बनने का, HBr + O2 बनने का, वो होता है एकदम स्लो। क्या होता है, एकदम स्लो। अब यहाँ पास देखो ये रिएक्शन का स्पीड होगा क्या, फास्ट। इस वाले रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, फास्ट। कितना स्टेप लगा है, कम से कम 3 स्टेप, और 3 स्टेप जा करके तब जा करके बना है आपका क्या, 2Br2। एक से अधिक पदों हो रहा है, जटिल अभिक्रिया है ये। कैसा अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। अब यहाँ पास देखो 3 पद है। अब यहाँ पास आणविकता देखो, 2 ठोक भाग है, आणविकता यहाँ पास 2, इसका भी आणविकता 2, इसका भी आणविकता 2, तो टोटल आणविकता कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताया था कि जटिल अभिक्रिया में बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप रहता है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप रहता है, सबसे मंदतम पद रहता है, वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद। ठीक है, तो ये 6 ठोक है, वो मायने रखता है क्या, नहीं। सबसे स्लो वाला जो स्टेप है उसमें कितने अनुभाग ले रहे हैं, 2, मतलब इसका आणविकता कितना है, केवल और केवल 2। समझ आया मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो,
क्लियर है कि नहीं? यानी कि जटिल अभिक्रिया का टोटल आणविकता कभी भी ज्ञात नहीं करते। जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, उसमें कितना अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं उसको ही गिनो। क्लियर है? 6 टोक है, ये मायने रखता है क्या? नहीं। सबसे स्लोवेस्ट स्टेप में कितना अणु है, कितना अणु भाग लिया है, उसको गिनते हैं, और वो होता है जटिल अभिक्रिया की आणविकता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का आणविकता 3 से अधिक नहीं होता, 3 से अधिक नहीं होता। बता भी दिया ना कैसे। A + B + C होगा, कितना सारा टक्कर होगा, A का टक्कर, A का B के साथ टक्कर, A का C के साथ टक्कर, फिर B का A के साथ टक्कर, B का B के साथ टक्कर, B का C के साथ टक्कर, फिर C का A के साथ टक्कर, C का B के साथ टक्कर, और C का C के साथ। 9 टक्कर तो ऐसे ही हो गया, तब जाकर के A, B और C के बीच में टक्कर होगा। तो सोचो मेन उत्पाद कौन बनाता है? A, B, C का टक्कर, तीनों टक्कर मिलेंगे तब बनेगा ना। तो उत्पाद बनने का क्षमता क्या हो जाएगा? वैसे ही कम हो जाएगा। आणविकता का मान यदि कम रहता है, उत्पाद बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये कॉन्सेप्ट है सीखे आज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसका जो स्पीड है उसको टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो जो रिएक्शन है उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम लोग का हेडिंग क्या है अब? अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की किसके ऊपर निर्भरता? ताप पर। तो सब बात का एक बात हम लोग जानते हो, ठीक है, कि जब, ठीक है, मान लो ये एक बर्तन है, इसका अभिक्रिया का कोटि चलो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। एक ही प्रकार के अणु होंगे। जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पास टेम्परेचर दूंगा। क्या दूंगा? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर दूंगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो एक दूसरे से और ज़्यादा टक्कर खाएंगे। टक्कर खाएंगे मतलब प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और अब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ गई मतलब उत्पाद बनने का क्षमता भी क्या हो गया? बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना कि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो वेग क्या होता है? बढ़ता है। वेग क्या होगा? बढ़ेगा। रीजन क्या देना है इसका? रीजन क्या दोगे? क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो जिग जैग मोशन क्या होता है? बढ़ जाता है। इधर उधर गति करने लग जाते हैं। और प्रभावी टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस कारण टेम्परेचर देने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ताप पर निर्भरता के लिए, ताप गुणांक। क्या दिया जाता है? ताप गुणांक। शो करते हैं इसको ईटा से। किससे शो करते हैं? ईटा से। किससे शो करते हैं? ईटा से। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर जो ताप रहेगा, दर स्थिरांक रहेगा। जैसे कि देखो एक दर स्थिरांक है, उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका मान कुछ अलग रहा होगा, और एक है उसका एक वेग स्थिरांक है, उसका मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कुछ अलग होगा। तो इन दोनों का यदि मैं क्या निकाल दूं? अनुपात निकाल दूं। क्या निकाल दूं? अनुपात। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। ध्यान से देखो, कोई पदार्थ है, ठीक है ना, वो जो पदार्थ है उसका T टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर पर? T टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कुछ होगा। वेग स्थिरांक कुछ होगा। और जैसे ही उसका जितना भी है, ठीक है ना, टेम्परेचर, उसमें कितना का वृद्धि कर दूं मैं? 10 डिग्री का। कितने का? 10 डिग्री का। तो उसका कुछ मान होगा। तो ये जो दोनों का अनुपात है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। ईटा इज इक्वल टू KT + 10/KT, जहाँ पास T टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक बटे जो भी टेम्परेचर, मान लो यहाँ पास 20 लूंगा तो ऊपर में कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 30। मान लो यहाँ नीचे में 40 लूंगा तो ऊपर में कितना लेना पड़ेगा? 50। मान लो यहाँ पास 60 लूंगा तो ऊपर में कितना लेना पड़ेगा? 70। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। और ताप गुणांक बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग रहता है कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना। अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझाऊं क्या? देखो तो ताप गुणांक मतलब जैसे कि K है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पास क्या करना पड़ेगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे कि यहाँ पास K का मान 40 है, यहाँ पास कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर लेना पड़ेगा? 50 पर।
मान लो के का यहाँ पास कितना है 60 है, तो यहाँ पास के का मान कितना रखना पड़ेगा 70 डिग्री। समझ आ रहा है ना। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। कितना डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है ताप पर, ये जो अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता बताया है ना, इसी को समझाने के लिए कि कोई रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, इसी को समझाने के लिए आर्हेनियस ने अपना एक समीकरण दिया। किसने समीकरण दिया, आर्हेनियस ने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में, आर्हेनियस के समीकरण के बारे में, कि आर्हेनियस का जो समीकरण रहता है, यह सिद्धांत रहता है, उसके ऊपर ताप का प्रभाव क्या है। ठीक है, कोई रिएक्शन है, ध्यान समझना, कोई रिएक्शन है तो उसका यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, उसका यदि टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वेग कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसके लिए एक सूत्र दिया गया। वो सूत्र कैसे है, ध्यान से समझना, K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT। ठीक है ना, K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT। क्लियर है। मान लो मैं, ध्यान से समझना, मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ये समीकरण है, ये किसने समीकरण दिया है, आर्हेनियस ने। किसने समीकरण दिया है कि कोई भी रिएक्शन चल रहा है, उसका जो स्पीड है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई रिएक्शन है, चल रहा है, उस रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझाने के लिए आर्हेनियस ने अपना समीकरण दिया। K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT। EA जहाँ पास सक्रियण ऊर्जा है, R जहाँ पास क्या है आपका स्थिरांक है, T क्या है ताप है, AE क्या है आर्हेनियस स्थिरांक है, K है क्या आपका दर स्थिरांक। क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, यदि मैं टोटल यहाँ पास टेम्परेचर को बढ़ाऊं, यदि नीचे हर का मान बढ़ाते हैं तो इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका टोटल मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ताप का मान यदि मैं बढ़ाऊं तो EA बटे RT का टोटल मान का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे देखो 10/2 होता है तो कितना आता है 5, मान लो 10/5 कर दूं कितना आएगा 2, तो टोटल मान में क्या आ रही है, कमी। यदि हर वाले का मान को क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ ना। समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला में देखो, यदि नीचे वाला टेम्परेचर का मान क्या किया मैं बढ़ाऊंगा तो इस टोटल का मान क्या होगा, कम आएगा। यदि इस टोटल का मान कम आ रहा है, वो खुद माइनस है, पहले से वो खुद क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो यहाँ पास से जो टोटल मान होगा तो AE का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, AE का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि AE का मान बढ़ा तो K का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो K का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तुम लोगों को पता है R समानुपाती होता है डायरेक्ट किसके, K के। तो यदि K का मान बढ़ा तो R का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर दर का मान क्या होता है, बढ़ता है। किसने बताया था, आर्हेनियस ने। तो ये आर्हेनियस समीकरण के आधार पर इसको समझा सकता है। कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे आर्हेनियस समीकरण के आधार पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसकी समीकरण की उत्पत्ति। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।